नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं मनोज सर, पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि आधुनिक शिक्षा क्या है। यानी आधुनिक शिक्षा इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि हमने इसके पहले वैदिक कालीन शिक्षा देखा, बौद्ध कालीन शिक्षा देखा, मुस्लिम शिक्षा देखा, जैन शिक्षा देखा। तो जरूरी बनता है कि बौद्ध के बाद, जैन के बाद, मुस्लिम के बाद, यानी ये जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्थाएं थी उनके बाद आधुनिक शिक्षा के बारे में भी जाने। तो आधुनिक शिक्षा को जानने से पहले निवेदन करते हैं, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आधुनिक शिक्षा यानी जो भाषा है वो सभी को पता है, मातृभाषा, यानी मातृभाषा में शिक्षा प्रारंभ करने की व्यवस्था है ना। भाषा की अगर हम बात करें तो मातृभाषा यानी एक प्रकार से मातृभाषा में शिक्षा प्रारंभ किया जाता है। उम्र की बात कर लें तो अमूमन 5 वर्ष पर ही प्रवेश दिलाया जाता है। अब यहां थोड़ा सा क्लियर हम करना चाहते हैं, ये जो 5 वर्ष पे प्रवेश की उम्र रखी गई थी, ये कुछ संस्थाओं में, कुछ विभागों में और कुछ बोर्डों ने रखी थी। जैसे परिषदी की बात हम कर लें तो अमूमन 5 वर्ष से विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता था, लेकिन सीबीएसई वगैरह की बात कर ले तो थोड़ा सा चेंजिंग मिलता है हमको, है ना। थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। उसमें अंतर क्या है हम ये भी जानते हैं। जैसे सबसे पहले पीजी, एलकेजी, यूकेजी का प्रचलन हुआ। यानी अगर इसका प्रचलन हुआ तो इसका मतलब है कि जो प्रवेश की उम्र है वह 3 वर्ष रखी गई, कि बच्चा 3 वर्ष पे ही प्रवेश लेगा। ये सीबीएसई वगैरह की हम बात कर लें कि ये सीबीएसई का पैटर्न रहा, आईएससी का पैटर्न रहा। आईएससी वगैरह भी प्रायः पीजी, एलकेजी, यूकेजी से प्रारंभ करते हैं। तो पीजी यानी प्ले ग्रुप है, एलकेजी लोअर किंडरगार्टन है, यूकेजी अपर किंडरगार्टन है। यानी बहुत अक्सर मिल जाता है कभी, या कोई पूछ भी लिया आपसे कि एलकेजी का मतलब क्या होता है, तो एलकेजी का मतलब होता है लोअर किंडरगार्टन, यूकेजी का मतलब अपर किंडरगार्टन, और पीजी का मतलब यानी एक प्रकार से प्ले ग्रुप कह लें आप, या एक प्रकार से आप इसको प्लेइंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से जो है एक प्रवेश की प्रक्रिया 3 वर्ष से भी मानी गई, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ये 5 वर्ष का रखा गया, जहां पे एलकेजी, यूकेजी या पीजी की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह की प्रवेश आज चूंकि हम आधुनिक शिक्षा में है तो जरूरी बनता है कि आधुनिक शिक्षा में हम कुछ ऐसी चीजें हैं कि उनका भी जिक्र करते चलें साथ में। और वो चीजें हैं क्या, तो वो चीजें एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अभी जानना जरूरी है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत है, यानी आज की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा पॉलिसी के रूप में देखी जाती है। आज जितनी भी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं शिक्षा के संदर्भ में, सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत संचालित होती है। देखिए, दरअसल ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है यह एक लंबे अरसे के बाद हमें प्राप्त हुई। अमूमन हम बात करें तो 34 ईयर यानी 34 साल के बाद हमें इस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की प्राप्ति हुई 2020। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ये है यानी 34 साल बाद जो एमएचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन्होंने अथक प्रयास करके 34 साल बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया, जिसके अध्यक्ष कह लें, मंत्री कह लें, चीफ कह लें, वो थे हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। सभी लोग इससे वाकिफ हो गए। ये रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। इन्होंने
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई। अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, ये इसने कई बदलाव दिया। हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। अगर हम बात करें तो ये जो 34 साल बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, तो कुल 3 एजुकेशन पॉलिसियां हमें प्राप्त हो चुकी है। पहले एजुकेशन पॉलिसी थी, यानी पहला नेप था 1968, दूसरा नेप था 1986 और तीसरा नेप जो है आज 2020। इस तरह से कुल 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें प्राप्त हुई है। जब से हम आजाद हुए हैं, यानी जब से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, तब से लेकर आज तक हमने कुल 3 ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्राप्त की है या हमारे देश ने बनाया है शिक्षा के संदर्भ में। अब यदि 34 साल बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो जरूर कुछ ना कुछ अहमियत रखती होगी, क्योंकि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है, ये हमारी आवश्यकता, यानी हमारे समाज की आवश्यकता, देश की आवश्यकता और तमाम प्रकार की समस्याओं को देखते हुए बनाई जाती है। ठीक है, तो अगर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई, तो इसकी अध्यक्षता बहुत मिलता है एग्जाम में कि नेप यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो के कस्तूरी रंगन, यानी के कस्तूरी रंगन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अध्यक्षता की थी। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, यह एक प्रकार से अपने में बहुत बड़े डॉक्यूमेंट के रूप में, एक डॉक्यूमेंट्री पॉलिसी के रूप में हम इसको मानते हैं कि कस्तूरी रंगन ये इसरो के प्रमुख हैं, यानी इसरो के प्रमुख हैं और इनकी अध्यक्षता में प्रायः इस तरह की पॉलिसी लाई गई, पॉलिसी बनाई गई। हम देखते हैं कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, यह एक प्रकार से बदलाव क्या करती है? तो बदलाव में आपने एमएचआरडी को देखा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, अब वह एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। यानी जो एमएचआरडी है, वह अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा, यानी शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। जो अभी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जाने जाते थे, अब उन्हें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम से जाना जाएगा। दूसरी चीज कि यह जो नेप 2020 है, इसमें जो पाठ्यक्रम बनाया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा, कि इसके पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है? तो पाठ्यक्रम की रूपरेखा 5+3+3+4, यानी बहुत ही अक्सर चर्चा में यह होता है कि 5+3+3+4 क्या है। दरअसल मैं थोड़ा सा बैक ले चलना चाह रहा हूं आपको। आप जानिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो बनाई गई थी, उसका जो पाठ्यक्रम था वो 10+2 का पाठ्यक्रम, यानी 10+2 की शिक्षा व्यवस्था लागू होती थी। लेकिन आज उसे चेंज करके नया पाठ्यक्रम दे दिया गया 5+3+3+4 का। ठीक है, तो ये जो 5+3+3+4 है, ये है क्या? देखिए, ये 5 की अगर हम बात करें, 5 की बात, तो इसको हम फाउंडेशन कोर्स के नाम से जानते हैं। फाउंडेशन कोर्स है, यानी एक प्रकार से आधार है ये आपका पढ़ने का। इसमें कुल 5 प्रकार के कोर्सेज संचालित होती हैं, जिसमें पीजी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2, ये आपका 5+5 का है। पीजी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2, यानी इस तरह से कुल 5 कक्षाओं में बांटा गया है इसे। प्ले ग्रुप है,
लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन और 1 और 2 यानी 2 की क्लास जो है आपका 5 के रूप में डिवाइड किया गया, फाउंडेशन कोर्स के रूप में डिवाइड किया गया। दूसरा आता है 3। 3 देखिए क्या है, 3 यानी अब यहां 3 से शुरू होता है, 3, 4 एंड 5, यह आपका 3 के रूप में देखा गया। और फिर 3 आता है आपका, तो इसे आप 6, 7 एंड 8 के रूप में देखा जा रहा है। और बात 4 की कर लें तो 4 आपका, यानी इसको हम यहां दिखा दें तो ये 4 आपका 9, 10, 11 एंड 12, ये यानी सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरह से एक बंटवारा कर दिया गया 5 + 3 + 3 + 4 के रूप में एक पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा दे दी गई कि इस तरह से हमारा क्लासों का बंटवारा किया जाएगा। अब देखिए, जब ये क्लासों का बंटवारा कर दिया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू कर दी गई, तो इसके अनुसार जो प्रवेश की उम्र थी उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया। अब प्रवेश की जो उम्र है वह 3 वर्ष हो गई, यानी 3 वर्ष हो गई, क्योंकि बच्चा पीजी में जाएगा, एलकेजी में जाएगा, यूकेजी में जाएगा 1 और 2, तो 3 वर्ष तक उसे प्राथमिक में रहना होगा। यानी अब इसको हम यही दिखा देते हैं, ये 3 वर्ष की शिक्षा प्रारंभ की आयु मानी जाती है। और दूसरा जो आएगा आपका, यानी 3, 4, 5 है ना, जो 3, 4, 5 है उसका, यानी बच्चा 6 साल तक तो आपका इसी में रहा, 5 में रहा। अब देख लीजिए 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक, ठीक है। इसके बाद 8 वर्ष से वो प्रारंभ कर लेता है दूसरा स्टेज 3, 4 एंड 5, यानी 8, 9 और 10, ठीक है। इसके बाद फिर वह पहुंच जाता है 11 में, यानी 11 वर्ष का स्टेज माना गया है। 6, 7, 8, 11, 9, 10 और फिर ये जो पहुंच जाता है 11, 12 एंड 13, 14 पे आ जाता है। इस तरह से उम्र का डिवाइडेशन किया गया है। यानी अगर हम इसको फिर से समझें तो जो 5 + 3 + 3 + 4 है, 5 में आपका पीजी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2 है। तो बच्चा जब 3 वर्ष पे प्रवेश लेता है तो पीजी 3 होगा, एलकेजी 4 होगा, यूकेजी 5 होगा, कक्षा 1 6 होगा और कक्षा 2 7 होगा। यानी 7 वर्ष तक वो 5वें प्रथम स्टेज यानी फाउंडेशन कोर्स में रहेगा, ठीक है। 8वें वर्ष में वह प्रवेश करेगा दूसरे लेवल पर, यानी कक्षा 3 में जब वह प्रवेश लिया तो उसकी उम्र 8 वर्ष हो जाएगी। कक्षा 4 में जब वो प्रवेश लेगा तो उसकी उम्र 9 वर्ष हो जाएगी और कक्षा 5 में प्रवेश लिया तो उसकी उम्र 10 वर्ष हो जाएगी। कक्षा 6 में जब प्रवेश लेगा तो उसकी उम्र 11 वर्ष हो जाएगी। कक्षा 7 में जब प्रवेश लेगा तो उसकी उम्र 12 वर्ष हो जाएगी। कक्षा 8 में जब प्रवेश लेगा तो उसकी उम्र 13 वर्ष हो जाएगी। और फिर अगला 4 जो आता है वह 14 वर्ष से प्रारंभ होता है। कक्षा 9 में 14 वर्ष है, कक्षा 10 में 15 वर्ष है, कक्षा 11 में 16 वर्ष है और कक्षा 12 में 17 वर्ष है। यानी इस तरह से पूरा टीन एज जो है उसका वह इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। ये जो शिक्षा की प्रक्रिया है इसमें कुछ और चीजें देखने को मिलती हैं जो नया है। नया क्या है, यानी अगर हम बात करें तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इस पर भारत सरकार कुल खर्च कितना करती है, जीडीपी का खर्च कितना है, यानी जीडीपी का खर्च कुल कितना है, यानी पूरी जीडीपी जो हमारे देश की जीडीपी है, ग्रोथ का एक रेशियो जो है हमारे पास, उसका 6% ही केवल शिक्षा पर खर्च करने की बात की जाती है। यानी पूरे जीडीपी का 6% या भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाए, ठीक है। दूसरी चीज कि इसकी भाषा की अगर हम बात कर लें, भाषा क्या है, यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक हम देखते थे कक्षा 1 से जो हमारी मातृभाषा थी उसी का संचालन किया जाता था, लेकिन जब ये नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो हमारे भाषाओं में भी कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिला। यानी अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा
ये पहला है मातृभाषा ऑब्लिक स्थानीय भाषा ऑब्लिक क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया गया कि बच्चे को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा जिसकी उसको आवश्यकता हो, यानी वह जिस भाषा को चाहता हो, जिस भाषा में वो पढ़ना चाहता है, उसी भाषा की शिक्षा हम उपलब्ध करवाएंगे। ये हमारी एक प्राथमिकता होगी कि हम बच्चे की प्राथमिकता को ध्यान रखें। बच्चा का प्राथमिकता किस में है, मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में है या क्षेत्रीय भाषा में? ठीक है, इतनी व्यवस्था हमको करनी होगी। दूसरी चीज कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कुछ चीजें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्या है, जैसे सेटेट वगैरह में या अन्य परीक्षाओं में अक्सर पूछ लेता है, इसकी विशेषताओं के संदर्भ में हम विशेषताओं के संदर्भ में इसको बताना चाहेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। जैसे कक्षा 5वीं तक तो हमने पहले बता दिया कि घरेलू शिक्षा, यानी वही मातृभाषा जो हमारी थी, स्थानीय भाषा जो थी या क्षेत्रीय भाषा जो थी, मैंने उसको स्थान दिया, यानी उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने स्थान दिया, तो एक घरेलू भाषा के रूप में देखा गया। दूसरा, एनसीईआरटी के अनुसार एक अनुशंसा किया गया कि एनसीएफ 2020-21 लागू होगा। यह भी एक प्रस्तावित है कि एनसीएफ 2020-21 भी लागू किया जाएगा। दूसरी चीज कि हर साल प्रगति रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट देना होगा, प्रगति पत्र देना होगा कि आपका बच्चा किस स्थिति पर है, क्या प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति रिपोर्ट का वितरण किया जाएगा। दूसरा, जो हमारे यहाँ 10वीं और 12वीं में बोर्ड की परीक्षाएं लागू होती हैं, वो निरंतर लागू होती रहेंगी। अगला कि परीक्षा की जो प्रणाली है उसे लचीला बनाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ विशेषताएं रखेंगे। इसके अलावा भी विशेषता रखी गई कि यानी फाउंडेशन कोर्स से लेके और कक्षा 12वीं तक जो नामांकन की प्रक्रिया है उसे 100% यानी 100% तक बनाने का लक्ष्य रखा गया था। 100% तक, वो भी कब तक, 2030 तक नामांकन 100% किया जाए, एक लक्ष्य इसको भी रखा गया। दूसरा, एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुल 5 स्तंभ हैं। 5 स्तंभ अक्सर मिल जाता है। 5 स्तंभ क्या होता है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई थी उसके कुल 5 स्तंभ बनाए गए हैं। पहला है एक्सेस, यानी एक्सेस की बात की जा रही है, एक्सेस होना चाहिए। दूसरा है इक्विलिटी, इक्विलिटी होनी चाहिए। तीसरा है क्वालिटी, क्वालिटी होनी चाहिए। चौथा है ए फॉर डेबिलिटी, ए फॉर डेबिलिटी होनी चाहिए, यानी एफोर्डेबिलिटी होता क्या है, यानी बहुत ही सस्ता हो, यानी किफायतीदार होना चाहिए। ठीक है, और अगला जो होता है वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी 5वां जो है वह है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी एक प्रकार से जवाबदेही होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये चीजें 5 स्तंभ के रूप में देखी जाती हैं। एक्सेस है, इक्विटी है, क्वालिटी है, एफोर्डेबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है। तो इस तरह से कुल 5 स्तंभ रखे गए हैं। 5 स्तंभ के अनुसार ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 संचालित होती है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है ना, जिसमें 5 स्तंभ ये महत्वपूर्ण है आपका। दूसरा कि इसकी अध्यक्षता कौन किया था, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरी चीज यानी अध्यक्षता को भी हम नोट कर देते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन किया था, ये महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज कि एमएचआरडी का नाम क्या रखा गया,
यह भी महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज कि इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताओं को भी आजकल बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी की विशेषता क्या है ना, तो वो भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, जीडीपी कितना निर्धारित की गई थी, ये भी याद रखना जरूरी होता है। अगला कि नामांकन कितना होना चाहिए, नामांकन प्रतिशतता कितनी होनी चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि नामांकन प्रतिशतता कितनी होनी चाहिए, किस वर्ष तक कितनी होनी चाहिए, यह भी चीजें जाननी जरूरी है। और पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम का जो निर्धारण किया गया था उसे भी जानना आवश्यक है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जाते जाते एक चीज और बता दें कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यह एक प्रकार से 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था, है ना। लागू कब हुआ, चूंकि ये भी जानना तो जरूरी है ना, तो 29 जुलाई 2020 को ये लागू हुआ था, इसे जानना जरूरी है। दूसरी चीज कि ये यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू किया था, है ना, यानी वह राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है पहला राज्य, इसको हम कहते हैं पहला राज्य है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू किया था। और दूसरे राज्य की भी हम बात कर ले इसी समय, तो दूसरा राज्य कौन है, एमपी है, यानी मध्य प्रदेश है, जिसने इस तरह की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू किया था। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बेहतर साबित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।